आज का जो टॉपिक है ये मुझे मेरा एक कलीग ने एक न्यूज़ आर्टिकल भेजा था और वो न्यूज़ आर्टिकल पढ़ के उसके बाद मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आया और उसके बाद थोड़ा रिसर्च किया और रिसर्च करके मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है ये पर्सनल फाइनेंस के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इवन मैं तो बोलूँगा कि आप जितना भी पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने के लिए वीडियोस या नॉलेज गेन के लिए जितना भी चीज़ आप देखते हैं या पढ़ते हैं उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का टॉपिक। ये थोड़ा लेंदी होगा और थोड़ा डीप भी होगा लेकिन ये बहुत हेल्प कर सकता है। रिसेंटली रसिया ने बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत सिग्निफिकेंट एक डिसीजन लिया है। रूबल को गोल्ड के साथ मेजर किया जाएगा और ये जो डिसीजन है इसके बाद से इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज रेट जो होता है वो एक्सचेंज रेट में रूबल बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया विद इन फ्यू डेज विद इन फ्यू आवर्स यू कैन से। तो जब से वॉर चालू हुआ था बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन तब से हम देखे हैं कि रसिया का जो करेंसी है रूबल ये बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था। $1 इक्वल्स 134 रूबल पे गया था एक्सचेंज रेट और इसके बाद से 100 के आसपास ही रूबल का रेट चल रहा था $1 के मेजर से। लेकिन ये जो डिसीजन लिया गया है इसके बाद हम देखें कि रसिया का जो रूबल है वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया है विद इन फ्यू आवर्स। कैसा अप्रिशिएट किया है ये पहले देख लेते। एक सिंपल कैलकुलेशन पहले मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। अगर 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस इन यूएसडी 62 यूएसडी है और 1 यूएसडी इक्वल्स 100 रूबल जो चल रहा था कुछ दिन पहले, वैसा अगर चल रहा था तब 1 ग्राम गोल्ड का इन रूबल टर्म्स में प्राइस हो रहा था 6200 रूबल। और जब रसिया ये डिसीजन लिया उसके बाद से रसियन करेंसी अप्रिशिएट किया तब क्या हुआ $1 इक्वल्स 84 रूबल हो गया और इसके लिए रसियन रूबल में 1 ग्राम गोल्ड का दाम हो गया अभी 5270 रुपीज़। तो ये है रसिया का ये डिसीजन का इफेक्ट। तो कैसे किया ये डिसीजन, कैसे लिया रसिया, वो अभी देख लेते हैं। पहले तो रसिया डिसाइड किया, फिक्स किया 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस इक्वल्स 5000 रूबल। सेकेंडली रसिया यूरोपियन कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रसियन एनर्जी पे, रसियन क्रूड ऑयल और गैस के ऊपर, उन लोगों को डायरेक्ट किया कि अभी हमें जो पेमेंट देना है वो पेमेंट हम एक्सेप्ट करेंगे ओनली इन रूबल और गोल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, रूबल और गोल्ड में अगर वो लोग पेमेंट नहीं करेगा रसिया बंद कर सकता है, कट ऑफ कर सकता है जो भी सप्लाईज रसिया से यूरोपियन कंट्रीज में जाता है। और ये जो डिसीजन है इससे रसिया क्या किया, गोल्ड स्टैंडर्ड में शिफ्ट किया और रसियन रूबल अब से दुनिया में जितना सारा करेंसी अभी अवेलेबल है उसमें से सबसे क्रेडिबल करेंसी के हिसाब से देखा जा सकता है। सो सिंपली यूएस डॉलर का जो डोमिनेशन था इंटरनेशनल एक्सचेंज में, क्योंकि यूएस डॉलर मैक्सिमम इंटरनेशनल एक्सचेंज में यूज होता था, तो ये डोमिनेशन खत्म कर सकता है, इवन बहुत कम तो करेगा ही, खत्म भी कर सकता है ये जो रसिया का अभी डिसीजन है। जो बहुत एक्सपर्ट अभी बोल रहा है कि रसिया का ये डिसीजन यूरोपियन जो जितना कंट्रीज है, इवन आज के दिन में वर्ल्ड का सारा कंट्रीज जो करेंसी सिस्टम फॉलो करता है वो करेंसी सिस्टम को ही एबोलिश कर सकता है। क्या रसिया का ये डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट है जब रसिया रूबल को गोल्ड के साथ मेजर करना चालू किया? और क्वेश्चन ये भी है कि पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है, क्या लेना हमें जरूरी है? तो मेरा आंसर है यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो सकता है पर्सनल फाइनेंस के एंगल से अगर सच में ये चेंजेस इफेक्ट करेगा तो। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। लास्ट हजारों सालों में दुनिया में 2 करेंसी सिस्टम फॉलो किया गया है। फर्स्ट वन इज गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें यह बोला जाता है कि जो करेंसी है दैट इज मेजर्ड विथ कोई प्रेशियस मेटल, गोल्ड या सिल्वर, ऐसा कोई प्रेशियस मेटल से मेजर किया जाता है। सेकेंड वन इज फिएट करेंसी। यहाँ पे कोई प्रेशियस मेटल जैसे गोल्ड या सिल्वर इसके साथ मेजर किया नहीं जाता करेंसी को, बस गवर्नमेंट गारंटी होता है। फिएट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सर्कुलेशन बाय फोर्स। अभी हमारा या कोई भी कंट्री का दुनिया में जो करेंसी सिस्टम है वो करेंसी सिस्टम फिएट करेंसी सिस्टम है।
यहाँ पे कोई प्रेशियस मेटल बैक नहीं है, बस गारंटी होता है गवर्नमेंट का। बहुत लोगों को ये तो पता है हमारा कंट्री का भी जो करेंसी है वो गोल्ड बैक नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों को शायद ये पता नहीं है कि ये फिएट करेंसी कब से स्टार्ट हुआ और इसका इन फ्यूचर क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। इसके लिए मैं थोड़ा पीछे से हिस्ट्री से चालू करूँगा। 1944 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला था, ऐसा टाइम में 44 एलाइड नेशन ने न्यू हैम्पशायर में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, यूएन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस में डिसीजन लिया गया था 44 एलाइड नेशंस के द्वारा कि यूएस का जो करेंसी है डॉलर, ये इंटरनेशनल एक्सचेंज में यूज़ किया जाएगा और सारा जो करेंसी है वो सारा करेंसी मेजर किया जाएगा इन रेस्पेक्ट टू यूएस डॉलर। सो ये मीटिंग के बाद से सारा कंट्री क्या करता था कि यूएस डॉलर खरीदता था इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड। सारा कंट्री गोल्ड देता था यूएस को और यूएस डॉलर खरीदता था और उससे इंटरनेशनल जितना भी ट्रेड होता था वो सारा ये डॉलर में किया जाता था। लेकिन कुछ सालों में ऐसा बाकी सारा कंट्री को डाउट होने लगा कि यूएस के पास जितना गोल्ड है उससे ज़्यादा वो लोग यूएस डॉलर प्रिंट या प्रोड्यूस कर रहा है, और इसीलिए बहुत सारा कंट्री वो यूएस डॉलर वापस करके जो गोल्ड है यूएस के पास जो गोल्ड था वो गोल्ड लेना चालू कर दिया। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ कि 1971 में 15 अगस्त तब जो यूएस का प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट निक्सन, उन्होंने एक डिसीजन लिया, बोला कि इमरजेंसी यूएस ने जो भी एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ गोल्ड है, वो एक्सचेंज ऑफ गोल्ड यूएस सस्पेंड कर रहा है। और तब से लेकर आज तक मतलब 50 ईयर्स से ज़्यादा हो गया, लेकिन आज तक वो जो इमरजेंसी है वो लागू है। मतलब अभी तक कोई और गोल्ड एक्सचेंज नहीं कर सकता यूएस डॉलर के साथ। और ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन के बाद से दुनिया में कोई भी करेंसी और गोल्ड के साथ लिंक नहीं है। जितना भी करेंसी है वो बस एक पीस ऑफ पेपर है विद गवर्नमेंट गारंटी। तो ये डिसीजन के बाद से 50 ईयर्स हो गया, कभी भी वो इमरजेंसी लिफ्ट नहीं किया गया। वाई? क्योंकि कोई भी कंट्री अभी उसका जितना प्रिंट करने का जरूरत है करेंसी वो प्रिंट कर सकता है, और वो करेंसी प्रिंट करने के लिए कोई गोल्ड बैक का जरूरत नहीं है, गोल्ड रिजर्व करने का जरूरत नहीं है। और इसका जो अपेरेंटली बेनिफिट है, हाँ अपेरेंटली बेनिफिट बोलना ही ठीक होगा क्योंकि आगे चल के आपको समझ में आएगा। तो अपेरेंटली जो बेनिफिट है वो सारे कंट्रीज को यहाँ पे ये डिसीजन के बाद जो भी हुआ उससे मिला। आज के दिन आप देख सकते हैं जितना भी डेवलपिंग कंट्रीज है, जितना भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वो सारा कंट्रीज जो करेंसी है उनका वो डिवैल्यूएट कर सकता है बाय दिस मेथड, बाय प्रिंटिंग मोर मनी। वो लोग डिवैल्यूएट कर सकता है और डिवैल्यूएट करके उनका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी गुड्स, जो भी प्रोडक्ट वो लोग प्रोड्यूस करता है वो इंटरनेशनल मार्केट में अट्रैक्टिव कर सकता है, सस्ते में वो लोग सेल कर सकता है और इससे उनका इकोनॉमी बेनिफिटेड होता है। सो देयर इज नो एब्सोल्यूट मेजर, बस एक करेंसी दूसरे कोई करेंसी के साथ रिलेटिवली मेजर किया जाता है, और कोई भी करेंसी और ज़्यादा प्रिंट करके या मार्केट से ज़्यादा वो करेंसी खरीद के उसका प्राइस वो मैनिपुलेट कर सकता है टिल सम एक्सटेंट, और इसका बेनिफिट भी उठा सकता है। आप कभी ना कभी तो सुने होंगे ऐसा स्कीम के बारे में जहाँ पे लो रिस्क पे बहुत ज़्यादा रिटर्न के बारे में बोलता है। ऐसा स्कीम कैसे रन करता है? कोई ऐसा स्कीम अगर ऑफर कर रहा है, वो फर्स्ट ईयर में जो लोगों से इन्वेस्टमेंट लेता है, सेकेंड ईयर में उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करता है, और उन लोगों से जो पैसा मिलता है उससे फर्स्ट ईयर में जो लोग इन्वेस्ट किया था, जिन लोगों को प्रॉमिस किया था बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फॉर से 20% 30% उन लोगों को पे करेगा, वो पे करता है। और उसके बाद थर्ड ईयर में जाके और ज़्यादा इन्वेस्टर मिलता है, उन लोगों से जो पैसा मिलता है उससे ओल्ड जितना भी इन्वेस्टर्स है उन लोगों को पे करता है, और ऐसे ही चलता है ये स्कीम। और जब तक ये स्कीम में न्यू इन्वेस्टर्स, ज़्यादा इन्वेस्टर्स आता है तब तक ये स्कीम सक्सेसफुली रन होता है। लेकिन एक पॉइंट पे जाके जहाँ पे न्यू इन्वेस्टर्स नहीं मिलता है तब जाके ये फेल हो जाता है, और ऐसा स्कीम को बोला जाता है पॉन्जी स्कीम, जहाँ पे कोई न्यू वेल्थ क्रिएट नहीं हो रहा है, बस जितना न्यू कस्टमर्स आ रहा है उनका पैसा ओल्ड इन्वेस्टर्स को दे रहा है। अब देखिए यूएस गवर्नमेंट या यूएस ट्रेजरी जिसको बोलते हैं, वो यूएस ट्रेजरी बोरो करता है फ्रॉम फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व को आप इंडिया के जैसे रिजर्व बैंक है वैसा समझ सकते हैं,
और यूएस ट्रेजरी जो है वो इंडिया गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये यूएस ट्रेजरी जब बोरो करता है फ्रॉम फेडरल रिजर्व, तब ट्रेजरी बॉन्ड इशू करता है टू फेडरल रिजर्व फॉर द सेम अमाउंट। अभी जो मनी बोरो किया गया है उससे यूएस नॉर्मली बाकी सारा कंट्रीज से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यूएस को चाहिए वो खरीदता है, क्योंकि यूएस इज नेट बायर इकोनॉमी। ये जितना भी एक्सपोर्ट करता है उससे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, और ये जो बोरो किया हुआ मनी है इससे वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। अब ये जो यूएस ने पे किया, जिस कंट्री को पे किया, वो कंट्री को जो यूएस डॉलर मिला उससे वो कंट्री का वेल्थ इंक्रीज हुआ। तो वेल्थ इंक्रीज होने का मतलब है कि वो कंट्री का जो करेंसी है वो एक्चुअल में अप्रिसिएट करना चाहिए, लेकिन उस कंट्री का अगर करेंसी अप्रिसिएट करेगा तो जो भी उनका गुड्स एंड सर्विसेज है वो कॉस्टली हो जाएगा इन इंटरनेशनल मार्केट, जो वो गुड्स एंड सर्विस और किसी कंट्री के सामने अनअट्रैक्टिव कर देगा, और वो कंट्री ये नहीं चाहेगा। इसीलिए क्या करता है, इसके नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि जो भी यूएस डॉलर मिलता है वो कंट्री को, वो डॉलर से फिर से यूएस से बॉन्ड खरीदता है, यूएस फेडरल से बॉन्ड खरीदता है, और ये वही बॉन्ड है जो यूएस ट्रेजरी ने यूएस फेडरल रिजर्व को दिया था इन एक्सचेंज ऑफ बोरोइंग मनी। अभी नेक्स्ट ईयर क्या होता है, नेक्स्ट ईयर यूएस ट्रेजरी को और ज़्यादा पैसे का जरूरत होता है, क्योंकि दे हैव टू पे द बिल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल्सो दे हैव टू पे द इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर। तो इसके लिए और ज़्यादा पैसे का जरूरत होता है, और ज़्यादा बोरो करता है फ्रॉम फेडरल रिजर्व, और जो भी बोरो करता है उसके लिए सेम अमाउंट का बॉन्ड इशू करता है। तो क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर का जो भी बॉन्ड था उसका इंटरेस्ट पेमेंट के लिए और नया गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए और ज़्यादा बोरो करना पड़ा, और ये जो साइकिल है ये बस चलता ही जाता है, क्योंकि फ्रॉम 1971 जब से ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड एबोलिश किया गया था, तब से अगर देखा जाए तो यूएस नेट बायर इकोनॉमी कंटिन्यूअसली रहा है, और तब से यूएस ईयर ऑन ईयर ज़्यादा बोरो करता है। और ये जो बोरोइंग पैटर्न है, ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग बोरोइंग पैटर्न, जहाँ पे कोई वेल्थ क्रिएट नहीं हो रहा है, बस गुड्स एंड सर्विसेज जो डेली रिक्वायरमेंट है वो खरीदने के लिए ईयर ऑन ईयर जो इंक्रीजिंग बोरोइंग होता है। इसके साथ आप एक सिमिलरिटी देखेंगे ऑफ पॉन्जी स्कीम। हाँ, बहुत सारा इकोनॉमिस्ट, बहुत सारा एक्सपर्ट ये बोलता है कि यूएस गवर्नमेंट सबसे बड़ा एक पॉन्जी स्कीम रन करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बस यूएस ट्रेजरी ने कंप्यूटर में कुछ एंट्री किया, एक बॉन्ड बनाया, वो दे दिया यूएस फेडरल रिजर्व को, और फेडरल रिजर्व वहाँ पे लोन दे दिया यूएस गवर्नमेंट को, और जो लोन एक्चुअल में कभी पूरा पे ऑफ नहीं किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज, ऐसे करेंसी प्रोड्यूस करने का क्या इफेक्ट हो सकता है। एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मार्केट में 100 kg ऑफ फूड है और जो टोटल मनी है मार्केट में वो बस 100 रुपीज़ ही है, तो 1 kg फूड के लिए 1 रुपीज़ देना पड़ेगा। लेकिन अगर मनी 100 रुपीज़ के जगह पे और 20 रुपीज़ ऐड किया जाता है, मतलब 120 रुपीज़ होता है, लेकिन फूड वो सेम अमाउंट होता है 100 रुपीज़, तो पर केजी फूड हो जाएगा 1.2 रुपीज़। तो ये जो 20% है, ये 20% एक्चुअल डायरेक्टली इन्फ्लेशन ऐड हो गया। तो ये है करेंसी प्रोड्यूस करने का डायरेक्ट इफेक्ट। और आप देख सकते हैं आज के दिन में यूएसए में बोल रहा है कि लास्ट 40 इयर्स में सबसे बड़ा इन्फ्लेशन आया है, और कुछ एक्सपर्ट तो ये भी बोल रहा है ये इन्फ्लेशन है ही नहीं, ये है हाइपर इन्फ्लेशन। इवन यूएस गवर्नमेंट जो डेटा है वो मैनिपुलेट कर रहा है, और एक्सपर्ट ने ये भी बोल रहा है ये जो हाइपर इन्फ्लेशन है, ये हाइपर इन्फ्लेशन इन फ्यूचर और भी बढ़ेगा, और इसका मेन कल्प्रिट जो है वो है ये फियाट करेंसी, और इसको एंड गेम बोला जा रहा है फियाट करेंसी का, क्योंकि एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि फियाट करेंसी कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, 100% ये फेल करता है। अब अगर ये हाइपर इन्फ्लेशन यूएस में इंटरनली यूएस डॉलर को वीक करेगा, तो बाहर से ये जो रशियन रूबेल अभी गोल्ड के साथ मेजर किया जाएगा, ये एक्सटर्नली वीक करेगा। और ऐसा अगर होगा तो दुनिया का सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट जो यूएस डॉलर बोला जाता है या यूएस बॉन्ड बोला जाता है, वो अगर वीक होगा तो जितना सारा लोग ये सेल करेगा, क्योंकि अब सोचिए कि इतना जो बड़ा अमाउंट का लोन लेके रखा है वो बाकी सारा कंट्री खरीद के रखा है,
वो अगर जो बिलीव है वो अगर चला जाएगा तो बाकी सारा कंट्री भी सेल करना चालू कर देगा, और जब ये होगा तब यूएस डॉलर फ्री फॉल कर सकता है, और ये बस यूएसए को नहीं सारा कंट्री को इफेक्ट करेगा। अब देखिए, ये फिएट करेंसी अगर इतना कंसर्निंग है तो कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, यही क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में आएगा। तो इसका आंसर यही है कि जो लोग पावर में है वो लोग शायद अभी भी इसको उन लोगों के बेनिफिट में आएगा ये समझते हैं, और इसीलिए क्या कर रहा है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज एवरी ईयर 300 to 400 टन गोल्ड सेल करता है, ताकि गोल्ड का प्राइस ज़्यादा ऊपर ना जाए। गोल्ड का प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो फिएट करेंसी जो सिस्टम है ये फेल कर रहा है, ये सबको लगेगा। वो लोग एक्चुअली सोसाइटी का जो नेचुरल सिलेक्शन है उसको ही सप्रेस कर रहा है विद दैट स्ट्रेटेजी। सो द पॉइंट इज, गोल्ड को बहुत सारा ट्रायल एंड एरर के बाद 5000 ईयर्स से लोगों ने यूज कर रहा है, और इसका डिमांड कभी नीचे गया ही नहीं। अभी जो हम देख रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस लास्ट 40 ईयर्स में उतना ऊपर नहीं गया, तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में गोल्ड को प्रमोट ही नहीं किया जाता, गोल्ड को डिमोट किया जाता है। इसीलिए गोल्ड का प्राइस शायद यही लेवल पे आज तक है, और गोल्ड का बहुत सारा प्रॉपर्टीज ऐसा है, इसीलिए इसको नेचुरली लोगों ने सिलेक्ट किया है ओवर द ईयर्स। जैसा इसका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि जैसे आयरन रास्ट हो जाता है, ऐसा कुछ रास्ट नहीं होता, वेदर के वजह से कुछ नहीं होता, बहुत लंबे समय तक इसे प्रिजर्व किया जा सकता है, इसको बहुत इजीली कोई भी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है। गोल्ड इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, और आज के दिन में जो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यूज है वो भी बहुत ज्यादा है, गोल्ड का सिग्निफिकेंट यूज होता है। तो बात ये नहीं है कि गोल्ड का ब्राइट येलो कलर जो लोगों को अट्रैक्ट करता है वो बस गोल्ड का जो प्राइस है उसके पीछे है, बहुत सारा रीजन है एक्चुअल में। ओवर द ईयर्स इसको टेस्ट किया गया है, तब जाके गोल्ड को इतना ज्यादा एक्सेप्ट किया है हमारा जो सोसाइटी है। जब हम बिजी है स्टॉक बॉन्ड म्यूचुअल फंड लेके, म्यूचुअल फंड जो अगेंस्ट स्टॉक और बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये स्टॉक बॉन्ड म्यूचुअल फंड का रिटर्न लेके हम कंपेयर करते हैं गोल्ड, अदर जो प्रेशियस मेटल है या रियल एस्टेट के साथ, तब एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड या रियल एस्टेट या अदर प्रेशियस मेटल ये सारा नेचुरल सिलेक्शन है, लोगों का पसंद है इस पे इन्वेस्ट करना, लोगों को अच्छा लगता है इस पे इन्वेस्ट करना। लेकिन जहाँ पे स्टॉक या बॉन्ड पे इन्वेस्ट करना सारे गवर्नमेंट प्रोमोट करता है, वहाँ पे ये जो नेचुरल सिलेक्शन है लोगों का, वो सिलेक्शन को डिमोट किया जाता है एक्चुअल में। तो इसीलिए ये वीडियो में मैं बस यही पॉइंट देना चाहता था कि गोल्ड और रियल एस्टेट या अदर प्रेशियस मेटल, इसका भी एक रोल हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। अगर ऐसा दिन आएगा जहाँ पे ये जो सारा फिएट करेंसी मॉडल है ये फेल कर जाएगा, तो तब ये गोल्ड, रियल एस्टेट या जो भी रियल एसेट है उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू हो सकता है। इसीलिए जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी ग्रोथ दे रहा है बाय स्टॉक और बॉन्ड्स, उसके साथ साथ एक एटलीस्ट एक पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी इन gold, real estate or other precious metal. Thank you for watching. Keep watching Know Your Parts.